जिसने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं और पहली बार चैनल पर आया है तो भाई वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले पिछले चैप्टर देख लो, लेकिन अगर आलस आ रहा है या फिर पहले इसी को देखना है तो मैं हल्का बता देता हूं ताकि ये पता चल जाए कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है। ये लड़की पंपकिन नाइट है और इसे बाकियों से अलग होने के कारण स्कूल में बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा बुली किया जाता था। हैलोवीन के दिन इन लोगों ने पंपकिन में फायर क्रैकर्स रख दिए जिससे कि इसका फेस जल गया और अब 2 साल बाद ये अपनी रिवेंज लेने के लिए आ गई है और 2 को टपका भी दिया है और बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ टपकाया है। अभी और बकबक ना करके सीधा चैप्टर के बारे में बताता हूँ। जैसा कि पिछले चैप्टर में नाओको साकी के पेरेंट्स को मारकर बुलेट पर भाग गई थी, इस चैप्टर में काजुया ने पहले ही नारुतो और अराता को हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट के बारे में बता दिया है। नारुतो और अराता काजुया को ये कह रहे होते हैं, तुम्हारा मतलब है कि वो साकी नहीं थी और उसके पेरेंट्स का भी मर्डर हो चुका है। साकी को ऑपरेटिंग रूम में ही मार दिया गया था। नाओको ने उसके साथ जगह बदल ली थी। नो वे, हम हॉस्पिटल में उसके साथ थे, वो हमें एक फिडल की तरह बजा गई। कौन? इसका मतलब उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम दोनों में से ये किसने किया या फिर ये तुम दोनों ने किया? अगर हमने नोटिस किया होता तो हम उसे उसी समय वहाँ पकड़ लेते। काजुया सोच रहा होता है कि क्या इसी कारण नाओको ये प्रिटेंड कर रही थी कि वो साकी है। वो ये जानना चाहती थी कि मास्क प्रैंक के पीछे किसका हाथ था। उसे वो कल्प्रिट चाहिए जो कि इस सब के पीछे था। आगे हमें पास्ट से एक नाओको का पैनल देखने के लिए मिलता है जहां नाओको रो रही होती है और उसका सारा फेस जल चुका होता है। यहाँ से कहानी डिटेक्टिव की ओर कट हो जाती है। डिटेक्टिव नाओको के केस पर काम कर रहा होता है और पार्ट से नाओको की पिक्स को चेक कर रहा होता है। फीमेल इंस्पेक्टर उसकी पिक को देखकर कहती है कि नाओको कितनी एडोरेबल है, पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ फिट नहीं होती। उसका लार्ज रिबन और इयररिंग स्टैंड आउट करते हैं। ऐसी अपीयरेंस के साथ उनके ये कहने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये बुली हुआ करती थी। डिटेक्टिव कहता है कि ऐसा लगता है कि उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था और बुलिंग बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। डिटेक्टिव जो पिक इंस्पेक्टर को दिखाकर ये बोल रहा होता है उसे देखकर इंस्पेक्टर शॉक्ड हो जाती है। पिक में नाओको के बाल काट दिए गए होते हैं और उसे उसके फेस पर मारा भी गया होता है। डिटेक्टिव बताता है कि ये पिक स्कूल की 2nd ईयर फील्ड ट्रिप से है। इंस्पेक्टर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इसके बालों को देखो। डिटेक्टिव कहता है कि ये काट दिए गए हैं और इन पर रिबन बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर कहती है कि ये कितना क्रूएल है। डिटेक्टिव कहता है कि उसे उसके फेस पर भी मारा गया था और वो इस पर बेट करने के लिए भी तैयार है कि नाओको के साथ ये जबरदस्ती किया गया है, लेकिन फिर भी उसने वो रिबन लगाया और स्कूल गई। नाओको की रेसिस्टेंस के कारण पुलिस अपसेट थे और इस कारण बुलिंग और भी ज्यादा सेवियर होती चली गई। मुझे पता है कि मेरा गट मुझे क्या कह रहा है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसके फेस को जानबूझकर जलाया गया था। यहाँ से कहानी नारुतो की ओर कट हो जाती है जहाँ नारुतो अपसेट होता है और न्यूज चेक कर रहा होता है। न्यूज चेक करने के बाद नारुतो राहत की सांस लेता है और कहता है कि भगवान का शुक्र है कि उसका नाम मेंशन नहीं किया गया। तभी वहाँ नोमिजू आ जाती है और कहती है कि वो उसका नाम पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी भी माइनर है, पर शायद पुलिस को फिर भी पता होगा। नारुतो नोमिजू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। नोमिजू कहती है क्योंकि सीरियल किलिंग एक्सीडेंट की वजह बुलिंग है, अगर उन्हें पता चल गया तो ये एक डिजास्टर होगी। मीडिया इस तरह की हॉट स्टोरी पर बहुत ज्यादा फोकस करेगी और मुझे पता है कि इसी कारण तुम इतनी टेंशन में हो। नारुतो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है व्हाट द हेक, ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मर्डर्स और मेरे बीच में कोई कनेक्शन है? मुझे गैस करने दो, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। बिच, मैं धमकियों को हल्के में नहीं लेता। नारुतो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उधर से नोमिजू कहती है कि मेरे पास पंपकिन मास्क है। ये सुनकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं। नोमिजू कहती है माय लव, ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता मैं 2nd ईयर में सेम जूनियर हाई में थी जिसमें तुम थे। मैं स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट थी और वो मैं ही थी जो कि हैलोवीन पार्टी के चार्ज में थी। उस समय मैंने तुम्हें देख लिया था। नारुतो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। नोमिजू आगे कहती है माय स्वीटहार्ट कुरोकी इक्विपमेंट रूम में चुपके से घुस गया था और पंपकिन मास्क में चेंजेस कर रहा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम क्या करना चाहते हो, पर फिर एक्सीडेंट हुआ। मैं ऑडियंस में देख सकती थी तुम हंस रहे थे, तुम जोर जोर से हंस रहे थे और उधर सीनियर किरीनो सफर कर रही थी। तुम लोग एक दूसरे को हाई फाइव भी दे रहे थे। उस समय मैं सब कुछ समझ गई
कि इस सब के पीछे तुम थे। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग नाको की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उस लड़की को आग लगी हुई है, कोई जल्दी पानी लेकर आए। नोमिज़ू आगे कहती है कि वो पंपकिन मास्क को अपने साथ घर ले गई थी। नारुतो ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका होता है और अभी बस इतना ही बोलता है, नोमिज़ू तुम। और उधर से नोमिज़ू नारुतो को हक कर लेती है और कहती है कि स्मूची किन्स डरो मत, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से प्रोटेक्ट करूंगी। यह मामला थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो अगर कोई खुले में है तो बंद में हो जाए और अगर कोई अनसब्सक्राइब्ड है तो सब्सक्राइब्ड हो जाए और लाइक भी हो जाए। बैक टू स्टोरी। नोमिज़ू ने नारुतो को नीचे जमीन पर गिरा दिया होता है और उसके ऊपर खुद होती है। नोमिज़ू नारुतो के फेस से अपने फेस का डिस्टेंस कम कर देती है और कहती है, मैंने वो पंपकिन मास्क एक सुरक्षित जगह रखा है और मैं वो किसी को भी नहीं दूंगी। अगले पैनल में नोमिज़ू अपने गुब्बारे बाहर निकाल लेती है और कह रही होती है, अगर पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेती तो वो फिंगरप्रिंट्स को कंपेयर करते। और अगले पैनल में स्मूच हो जाती है। नोमिज़ू सब कुछ खुले में करने के लिए तैयार होती है, पर नारुतो इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और सोच रहा होता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि नोमिज़ू ने वो सब कुछ देख लिया था और इसने अभी तक वो मास्क क्यों रखा हुआ है। ये थॉट ये इस मोमेंट का वेट कर रही थी। नोमिज़ू आगे एक हेंताई वाली लाइन बोलती है कि सेंपाई तुम नाइस और हार्ड बन चुके हो। नारुतो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और सोच रहा होता है कि अपना विक्टोरियस फेस दिखाने के लिए। लेकिन अभी आता है इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट जो कि किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले पैनल में नाको एक हुक नोमिज़ू के गुब्बारे में घुसा देती है, पर गुब्बारा पंक्चर नहीं होता। नारुतो ये देखकर हैरान हो जाता है। नाको रस्सी को खींच देती है और नोमिज़ू लटक जाती है और जोर से चिल्ला रही होती है। दर्द के कारण वो स्वेट कर रही होती है। नाको नारुतो को कहती है कि ये एक बहुत अच्छा कैच है। नारुतो ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। इसके बाद 13 चैप्टर की शुरुआत हो जाती है और यहाँ हमें शुरुआत में कुछ और पैनल्स दिखाए जाते हैं जहाँ नोमिज़ू जोर जोर से चिल्ला रही होती है। नारुतो वहाँ बिल्कुल हैरान होता है। नाओको नारुतो को कहती है, नारुतो काफी समय हो गया है तुम्हें देखे। नाओको उसे पीछे बाउंड्रीज के लिए इस्तेमाल की गई जाली टाइप से अटैच कर देती है। नोमिज़ू वहाँ लटकी होती है और अपने गुब्बारे में हो रहे दर्द के कारण तड़प रही होती है। तुम एक बैड बेबी हो, अपने आप को दूसरों पर किसी प्रोस्टिट्यूट की तरफ फोर्स करना। अगर तुम और ज्यादा चौकन्नी होती तो ऐसा नहीं होता। मैं सही बोल रही हूँ, है ना नारुतो? आफ्टर ऑल तुम ही हो जो इस सब के पीछे है। नो, तुम सब गलत समझ रही हो। मैंने तो वो बस एक प्रैंक करने के लिए किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम हर्ट हो जाओगी। ऑनेस्टली वो बस एक प्रैंक था, बस एक प्रैंक ब्रो। अपना मुंह बंद करो। नाओको के किक करने की वजह से नोमिज़ू के गुब्बारे पर काफी खिंचाव पड़ता है और दर्द के कारण वो बेहोश हो जाती है और उसने कपड़ों में ही पी कर दिया होता है। नारुतो देखता है कि नाओको डिस्ट्रैक्ट हो गई है और उसकी और उसका ध्यान भी नहीं है। जब नाओको उसकी ओर देखती है तो वो उसे पंच करने के लिए आ रहा होता है। नारुतो सोच रहा होता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक लड़की है, इनके पास एक मैन की पावर नहीं होती। नाओको पीछे से नाइफ निकालती है और नारुतो के पंच के आगे कर देती है। नारुतो उसे देख लेता है, पर अब काफी देर हो चुकी होती है। नाइफ से नारुतो का अंगूठा कट जाता है और उसकी हथेली बीच से लगभग सारी ही कट जाती है। नारुतो दर्द से चिल्लाता है और डर से अपने हाथ को देखने लगता है। मुझे कटी हुई हथेली 2 उंगलियों की तरह लग रही है, जिन पर 2 उंगलियां और उगी हुई हैं। अपने हाथ का ये हाल देखकर नारुतो धरती माता का माथा टेकता है और जोर से चिल्लाता है। नाओको से कहती है कि वो स्क्रीमर है। नारुतो उसकी ओर देखता है। नाओको अपने हाथ में एक ईंट उठाकर खड़ी होती है और नारुतो को कहती है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ का इस तरह कटना बुरा है तो अगर मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं तो ये तुम्हें और ज्यादा बुरा लगेगा। ये बोलकर नाओको उसके सर में ईंट मार देती है और हंसकर बोलती है कि ये है जिसे वो एंटरटेनमेंट कहती है। नाओको ईंट को फेंक देती है। यहाँ से कहानी कट हो जाती है और हमें थोड़ा टाइम स्किप देखने के लिए मिलता है। नारुतो को होश आ रहा होता है और वहाँ नोमिज़ू कह रही होती है कि कोई उसकी हेल्प करे। अगले पैनल में हमें देखने के लिए मिलता है कि नोमिज़ू जमीन पर पड़ी हुई है और नाओको ने अभी भी हुक उसके गुब्बारे में ही रखी हुई है। वो कह रही होती है कि वो अपने फेक गुब्बारे को फील नहीं कर पा रही और नारुतो से हेल्प मांग रही होती है। नारुतो होश में आ जाता है और अपने सामने नोमिज़ू को देखकर हैरान हो जाता है। नोमिज़ू चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अगले पैनल में हमें देखने के लिए मिलता है कि नारुतो को एक पिलर से बांध दिया गया है और नाओको नोमिज़ू के हाथ बांध रही होती है। नोमिज़ू कह रही होती है, मैं मरना नहीं चाहती, भगवान के प्यार के लिए मुझे मत मारना,
मुझे माफ कर दो। नाओको ने नोमिज़ू की आंखों पर पट्टी बांध दी होती है। नारुतो ये सब देखकर कहता है कि ये क्या है, ये क्या कर रही है। नोमिज़ू कहती है नारुतो तुम भी यही हो है ना। नोमिज़ू रेंगती हुई नारुतो की ओर जा रही होती है और कह रही होती है सेनपाई मेरी मदद करो। नारुतो नोमिज़ू के गुब्बारे में फंसी हुक को देखता है और इसके बाद एक पुली को नोटिस करता है और कहता है कि इस पर वायर है। अगले पैनल में वायर खींचने से नारुतो का गला दबने लगता है। नारुतो पीछे देखता है और नोटिस करता है कि वहाँ भी एक पुली है। नारुतो समझ जाता है कि वायर नोमिज़ू की हुक से बंधी हुई है और ये एक एग्जीक्यूशन है। नारुतो जोर से चिल्लाता है। नाओको उस सब को रिकॉर्ड करने लगती है। नोमिज़ू नारुतो से मदद मांग रही होती है पर एक्चुअली उसके कारण नारुतो का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। नारुतो रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। नाओको बोल रही होती है कि क्या तुमने कभी कुछ इतना मैग्निफिसेंट और इम्प्रेसिव देखा है। ये एक बहुत ही बढ़िया लाइव स्ट्रीम होने वाली है। सो एक्चुअली नाओको रिकॉर्ड नहीं लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। इसके बाद कहानी काजुया की ओर कट हो जाती है। काजुया लाइव स्ट्रीम को देख लेता है। अराता कहता है नारुतो सही में लेट है, उसने हमसे स्टेशन के आगे मिकी डीज पर मिलना था। नारुतो नहीं आने वाला। हाँ मैंने कहा वो नहीं आने वाला। वो इस समय माई ट्यूब पर है। ये नाओको है, उसने इसे पकड़ लिया है। ये सुनकर अराता जो बर्गर खा रहा था उसे बाहर थूक देता है और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। आज तो बहुत ही ज्यादा फैन सर्विस देखने के लिए मिल गई है ना। पर क्या नारुतो बच पाएगा? क्योंकि जैसे जैसे नोमिज़ू नारुतो की ओर बढ़ेगी नारुतो मौत के और करीब आ जाएगा। पर काजुया और अराता को इस बारे में पता चल चुका है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपकी ये इस चैनल पर पहली वीडियो थी तो बाकी के पार्ट्स भी जरूर चेक करना। और पता है इस मांगा को सब जेजे की और चेनसा की जैसा बोल रहे हैं। अगर जानना चाहते हो क्यों तो ये मांगा सजेशन वीडियो जरूर देखना। पहला चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और अभी बस 17 चैप्टर्स ही हैं। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो भाई दिल से थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर पहले से कर रखा है तो भाई फिर से दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।